अच्छा ये बताइए, गुनाह साबित होने पर सजा मिलती है ना, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराध में जेल हो जाती है, होनी भी चाहिए। फिर भी शासन कई बार ऐसे दोषियों को भी बख्श देता है और उनके अच्छे आचरण का हवाला देकर। कमाल है। पता है ये सब कब होता है? कब होता है ये सब? जब उनके पास पैसे की पावर होती है, कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए महंगे वकील होते हैं और बाहुबली वक्त से पहले जेल से छूट जाते हैं। इन चीजों के दम पे देश की जेलों में ऐसे लाखों कैदी होंगे जो बरसों से इंसाफ और रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई ताकतवर सियासी ताकत से छूटता है तो ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अफसोस होता है। यूपी हो या बिहार, हरियाणा हो या गुजरात, यूपी में बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को राहत मिल गई। 4 महीने पहले बिहार में बाहुबली अनंत मोहन की रिहाई हुई। अनंत मोहन आम आदमी नहीं बल्कि डीएम की हत्या का दोषी है। 1 साल पहले गुजरात में बिकलेस बानो के बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी रिहा कर दिए गए। उनमें से एक निचली अदालत में वकालत भी करने लगा। और हरियाणा में रेप और हत्या के दोषी राम रहीम के तो क्या कहने, उसे कोर्ट ने 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 6 साल में राम रहीम को 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार पैरोल मिल चुकी है और अब भी पैरोल पर थे। चंद रोज पहले ही वापस रोहतक की जेल लौटे हैं। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। हमारी जो फाइलें जाती हैं, राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेकपूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती। लेकिन जेल के बाहर हो या अंदर, ना तो बाहर ही आम आदमी की कोई सुनवाई होती है और ना ही जेल में बंद आम कैदी की। हमारे सिस्टम में कालाबाजारी की बहुत गुंजाइश है जो सिर्फ बाहुबली, दबंग और असरदार ही जानते हैं। मधुमिता शुक्ला की बहन ने बड़ा आरोप लगाया है। दावा है कि अमरमणि तो जेल में रहता ही नहीं था। हम और हमारा परिवार जीवित ही ना बचे। आप सोचिए हमें कितना डर लग रहा है कि हमको उसी प्रदेश में रहना है जहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी जो अमरमणि के अच्छे चाल चलन की रिपोर्ट बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम दहशत में हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि अमरमणि एक बहुत शातिर अपराधी है, वो कुछ भी कर सकता है। और देखिए उसने सब कुछ मैनेज कर लिया है। सारे जो आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी, वो इंसान आज 12 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में 12 साल से रह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरटीआई से जो सरकारी कागज़ प्राप्त हुए हैं हमको, जिनको हमने सब लगाया है, जिनको हमने गवर्नर साहिबा को भेजा था, जिनको हमने सीएम साहब क्या भेजा था, वो ये कागज़ बता रहे हैं। इसलिए हत्या करने के बाद भी बाहुबली बाहर घूम रहे हैं और छोटे मोटे गुनाह के लाखों आरोपी जेल में, वो भी तब जब ना तो गुनाह साबित हुआ और ना ही सजा मिली। उसका कंडक्ट और वो देखने के लिए सभी जितने भी कैदी होते हैं इस क्राइटेरिया में आते हैं। 14 साल के बाद उनको सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के सामने उनका केस रखा जाता है और उसके बाद जो आदमी फिट माने जाते हैं कि हाँ ये हो सकते हैं, उनके कंडक्ट के हिसाब से या उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से जो भी है वो देखा जाता है। देखने के बाद वो प्री मैच्योर रिलीज के ऑर्डर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यही मुद्दा उठाया था। उनके सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जज मौजूद थे, नामी वकील भी साथ आए थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी लोगों से एक सवाल पूछा कि हमारा सिस्टम उन कैदियों के लिए क्या कर रहा है जो थप्पड़ मारने के जुर्म में सालों साल जेल में बंद हैं। घर वाले भी उनकी रिहाई नहीं करवाते क्योंकि पैरवी करने की उनकी हैसियत नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा
खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। देश भर की जेलों में हर आदमी गुनाहगार नहीं होता, उनमें कई बेगुनाह भी होते हैं। 2 साल पहले तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में अंडर ट्रायल मामलों में 4,27,165 लोग जेलों में बंद हैं। इनमें से 4,09,346 पुरुष कैदी हैं, जबकि 17,745 महिला कैदी हैं। मुकदमेबाजी और अदालतों का चक्कर जारी है और साल दर साल जेलों में लाखों कैदियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसे कैदियों को वक्त पर इंसाफ मिल जाए, वक्त रहते जेल से छोड़ दिया जाए, तो वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हत्या जैसे अपराध के बाहुबली दोषी सजा मिलने के बावजूद छूटते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कानूनी पैंतरेबाजी का पता है। राष्ट्रपति को सुना ना आपने, बहुत ताजुब होता है ऐसी चीजों को सुन के। अमरमणि के केस में 1-2 बातें आपसे क्लियर करनी थी। अमरमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा हुई, यानी ताउम्र जेल में रहने की सजा हुई। नियम कहता है कि अगर कोई सजा याफ्ता मुजरिम 14 साल की सजा काट लेता है और इस दौरान उसका आचरण अच्छा रहे, तो सरकार उसकी रिहाई का फैसला राज्यपाल की सिफारिश से कर सकती है। अमरमणि के केस में रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट उस अपील के बाद पहुंचा जिसमें कोर्ट ने जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों की रिहाई के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी थी। अमरमणि ने इसी प्रावधान के तहत रिहाई की अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फरवरी महीने में कहा कि अमरमणि सभी क्राइटेरिया फॉलो करता है तो उसे रिहा किया जाए, यानी जो प्रावधान है वो देख लो। फिर भी यूपी सरकार ने अमरमणि के केस को बाकी दोषियों के आदेश से अलग रखा। इसी बीच अमरमणि ने अपनी रिहाई को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि यह तो अवमानना का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ केस चलाया जाए। बस यही अमरमणि की रिहाई का सबसे बड़ा ग्राउंड बना। अच्छा, एक बात बताइए, देश में करोड़ों लोग कार ड्राइव करते हैं, आप भी चलाते होंगे, हम भी चलाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी कितनी सुरक्षित है, कितनी सेफ है? सुरक्षा मानकों पर आपकी गाड़ी कितनी खरी उतरती है? विदेश में इसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, लेकिन अब ये टेस्ट बाहर नहीं, अपने देश में भी होगा। एक पल सब ठीक चल रहा होता है, सड़क, म्यूजिक, बातचीत, और अगले ही पल हादसा। अच्छी भली मजबूत दिखने वाली गाड़ी टक्कर लगते ही कबाड़ा हो जाती है और अंदर बैठे लोगों की जान पर बनाती है। ये कैसे तय होता है कि गाड़ी कितना झटका या इम्पैक्ट सह सकती है? कितनी रफ्तार पर क्रैश या इम्पैक्ट का कितना असर पड़ जाता है? उसकी स्टेबिलिटी, उसकी बॉडी और उसके भीतर बैठी सवारियों पर। कार में बैठी सवारियां और ड्राइवर सुरक्षित रहें, इसके लिए गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होता है, ताकि कार कितनी सेफ और मजबूत है ये पता चल जाए। गाड़ियों का ये क्रैश टेस्ट अभी तक विकसित देशों में ही होता था, लेकिन अब ये टेस्टिंग देश में भी होगी, जिसके लिए भारत में NCAP की शुरुआत हो गई है, जो देश में ही गाड़ियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को परखेगी और उसकी रेटिंग देगी। Presently in our country we are facing two important challenges. One is road accident
and other is air pollution. We have to protect the life of the people. अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ियों का क्रैश टेस्ट तो पहले भी हो रहा है, तो देश में ही कार की टेस्टिंग शुरू करने से क्या बदल जाएगा? तो इसका जवाब है आपकी जिंदगी। आपको ये मालूम होना बेहद जरूरी है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो कितनी मजबूत है और हादसा होने पर आप उसमें कितने सेफ हैं। आज के तारीख में जो हमारा उपभोक्ता है वो क्वालिटी कॉन्शियस बन चुका है। उसे मालूम है कि यदि मैं थोड़े पैसे ज़्यादा भी दूं पर यदि क्वालिटी मुझे मिल रही है तो वो उसकी तरफ जाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स अपनी टाइप रेटिंग कराएंगे अपनी गाड़ी की, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये व्हीकल के ऊपर एक स्टिकर होएगा, जो स्टिकर आपको दिखाएगा कि ये स्टिकर स्टार रेटेड है, तो वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक ग्लोबल एनसीएपी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करता था और गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग तय करता था। एक गाड़ी की टेस्टिंग पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च आता था। ये खर्च कार कंपनी के जिम्मे आता है। इस प्रोसेस में बहुत वक्त लगता था, लेकिन हर गाड़ी के लिए एक ही टेस्टिंग स्टैंडर्ड होते थे, जबकि विदेश और भारत की सड़कों की कंडीशन बिल्कुल अलग है। इसलिए सरकार ने अपना रेटिंग सिस्टम BNCAP यानी भारत NCAP लॉन्च किया। अभी तक इंडिया में नहीं था। ऑटो इंडस्ट्री, टेस्ट एजेंसी और गवर्नमेंट 2-3 साल से इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि किस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए, इससे ग्राहक को क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यूजुअली ये मार्केटिंग में यूज़ करा जाता है और बट इससे ये पता लगता है कि आपकी गाड़ी, सपोज हमारी गाड़ी है वो 4 स्टार रेटिंग है और किसी और की गाड़ी 3 स्टार रेटिंग है, उसको आप मतलब ग्राहक को आप समझा सकते हैं कि अच्छा ये हमारी 4 स्टार रेटिंग है या वो 3 स्टार रेटिंग है। भारत अब दुनिया का 5वां देश है जिसके पास अपना क्रैश टेस्ट रेटिंग प्लेटफॉर्म है। इससे भारत की सड़कों के मुताबिक गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होगा और उन्हें सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। इससे क्या होगा? सेफ्टी फीचर वाली और मजबूत गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी और कार कंपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कार बनाएगी, जो कस्टमर और कार कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अगर आप एडिशनल सेफ्टी फीचर डालेंगे, रेटिंग अच्छा करेंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस इन प्राइस। तो एक ये कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हमें मीट करनी है। गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर पब्लिक की क्या सोच है, ये सवाल हमने आम लोगों से भी पूछा, तो देखिए लोगों का जवाब क्या था। For the youth it would be a useful thing because we always check on, हम वो सब कुछ चेक करते हैं। कॉस्ट पे आई डोंट थिंक कोई ऐसा फर्क आना चाहिए। और सेफ्टी जरूरी है, फर्स्ट सेफ्टी है, सेफ्टी देख के गाड़ी खरीदेंगे। सारी चीज़ों को देख करके आदमी आजकल में जो है पैसा निवेश कर, सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी सुरक्षित रखने के लिए ज़रूर जो है हर आदमी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काम करेगा। देश को गाड़ियों की मजबूती परखने का अपना प्रोग्राम मिलने के साथ ही 30 नई गाड़ियों के मॉडल की क्रैश टेस्टिंग एप्लीकेशन भी आ चुके हैं। तो अब आप अपनी कार पर ग्लोबल NCAP नहीं बल्कि भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग देखिएगा। ये अच्छी बात है, गाड़ियां और सुरक्षित होनी चाहिए। बेहतर होती सड़कें, सड़कों पर बढ़ती गाड़ियां, तेज रफ्तार, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी, इसलिए सेफ्टी रेटिंग का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ और 1 अक्टूबर से देश की गाड़ियों की ये टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मकसद यही है कि आपकी और हमारी जिंदगी ज़्यादा सुरक्षित हो। सरकार का ये कदम अच्छा है, मुझे भी बढ़िया लगा, आपको भी बढ़िया लगा। थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ सकते हैं, लेकिन इसकी सराहना करनी चाहिए। चर्चा एक बिहार के वीडियो की भी कर लेते हैं आप, जहां नशाबंदी का बड़ा कड़ा कानून है। तय तो ये हुआ था कि जब्त की गई शराब को नष्ट करना है, पर देखते ही देखते कैसे बिहार में शराब की उन बोतलों की लूट मच गई। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि भैया जहां पर शराब बंदी है वहां बोतलें कहां से लूटी जा रही हैं। ये तस्वीरें बिहार से हैं। लोगों के हाथ में शराब की बोतलें हैं। शराब तो बिहार में बैन है, मगर कैमूर में तो लूट मच गई। बच्चे भी बोतलें ले जाते हुए दिखे। ये जनाब देखिए, चल फिर भी नहीं पा रहे, लेकिन शराब दिखी तो तेजी देखिए और फुर्ती भी। दरअसल बिहार पुलिस ने
कैमूर जिले के मोहिनिया में 7000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की। पुलिस ने रोड रोलर चलाया, लेकिन कुछ बोतलें बच गई जो पेटियों के नीचे थी। इन्हीं की तलाश में लोग दौड़े चले आए। वैसे शराब की पेटियों को जब ग्राउंड में ले जाया गया, उस समय भी पेटियां उतारने वाले मजदूरों ने शराब की बोतलें अपने पास ही छिपा ली थी। एबीपी न्यूज की टीम ने कैमूर के एसपी साहब से इस वीडियो के बारे में जानने की कोशिश की। उत्पाद अधीक्षक से भी संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। ऑफिस होता रहा। ऐसे में बिहार में शराब की लूट की ये तस्वीरें कई सवाल उठाती हैं। जब शराब की बोतलों को नष्ट करने के लिए लाया गया था, तो बोतलें पूरी तरह टूटी क्यों नहीं? रोड रोलर चलाए जाने के बाद इतनी संख्या में वहां लोग कैसे पहुंच गए? जवाब जानने के लिए हम बिहार के पूर्व एडीजी और अब मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के पास गए। उन्होंने भी लूट पर चुप्पी साधी। शराबबंदी वाले बिहार में कैमूर का जो मामला सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। पूरे मामले पर जवाब लेने के लिए जब एबीपी न्यूज़ की टीम ने कैमूर के एसपी से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे वीडियो भेजिए, मैं जांच करके कार्रवाई कराऊंगा, लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वहीं जब उत्पाद अधीक्षक से संपर्क साधा गया तो ये सूचना मिली कि उनको इस बात की जानकारी है, लेकिन वह खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कुछ नेता शराबबंदी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इन्हीं में से एक हैं। तो पावर तुम दारू पीते हो, वो दारू तुमको मिलेगी नहीं, लेकिन जो भी पीते हो 10 बजे रात के बाद पियो, रात में सो और सुबह में अपना काम करो। तो कहने का मतलब इस प्रकार की व्यवस्था जो सरकार करे या जो इस प्रकार की व्यवस्था का दे, वोट उसी को दो, ये हमने कहा। बिहार में आए दिन शराब जब्त किए जाने की तस्वीरें आती हैं। सरकार पाबंदी का सपोर्ट करती है, लेकिन अब नेता इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। तय अफसरों को करना है कानून का पालन कैसे करवाना है। बेशक कुछ मत बोलिए, चुप रहिए मंत्री जी, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, जिन अधिकारियों ने ये काम अपना ठीक से नहीं किया है, जिन कर्मचारियों ने, उनका एक बार आप कान जरूर पकड़िए, वरना फिर कोई ना कोई घटना हो जाएगी और आपको बहुत जगह पर जवाब देना पड़ेगा। चलिए अब वक्त आ गया है आपके कमेंट्स का। हिमाचल में त्रासदी को लेकर कई दर्शकों ने मैसेज भेजे हैं, जल्दी से नज़र डाल लेते हैं बड़ी वाली एलईडी पे। देखिए अरुण गोयल जी क्या लिखते हैं, बहुत अच्छा होता है ऐसे वीडियो देखकर, बंदे ने बहुत मुश्किल से मकान बनाया होता है, गिरता मकान देखा। अरुण जी आप उससे हैं। रखीव क्या लिखते हैं सुपरटेक जी, नेचर इज टेकिंग इट्स रिवेंज रूथलेसली एंड इट वाज बाउंड टू हैपन आफ्टर रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन एंड जंगल कटिंग। बिल्कुल सही संदेश दे रहे हैं। मिति अग्रवाल जी क्या लिखते हैं, आई डोंट थिंक अलोन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज हैवॉक्स, बट वी आवरसेल्फ फॉर क्रिएटिंग दिस kind of infrastructure for us. Government cannot make everything right in one day and that too on mountain. बिल्कुल मिति जी, हमें भी सजग होना पड़ेगा। अली अकबर खान जी क्या लिखते हैं, प्राकृतिक बुलडोजर, ऐसा बुलडोजर नहीं चाहिए भाई साहब। KS who permitted 57 floor concrete building at slope of hills। सही बात कहा है आपने, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नक्शों पर सख्ती होनी चाहिए, सरकार ने कहा है, हम कर भी रहे हैं। ये तो आपके वो हो गए जो आपने मुझे कमेंट्स भेजे, और अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। उम्मीद है आपको आपके टाइम में खबरें पसंद आ रही होंगी।